आखिरी मिनट में आ रहा हूँ, वॉशरूम में घुस रहा है। मतलब नए बच्चे हो, तुम पहली दफा आ रहे हो, तुम 10-15 मिनट पहले तो आओ। हमेशा ये नसीहत याद रखना, किसी इंस्टीट्यूट में शुरू में जा रहे हो, किसी नए इन्वायरमेंट में, आधा घंटा पहले तुम्हें मौजूद होना है। वहाँ उस इन्वायरमेंट में तुम्हें आधे घंटे पहले मौजूद होना है। और स्पेशली शुरू के दिनों में जब चीज़ें फैमिलियर हो जाएं तो बड़े मज़े से आप जा सकते हैं। अब पहला दिन है आपका, एंड आप गिरते पड़ते पहुंच रहे हैं और एहसान करते हुए आप फंस जाएंगे। ओके, जो बच्चे ऑनलाइन हैं उनसे भी मैं मुखातिब हूँ, और जो बच्चे जो हैं यहाँ फिजिकली मौजूद हैं, सबसे पहले उनकी खुशखबरी। क्या खुशखबरी है? 3 अक्टूबर को टेस्ट आ रहा है, सैटरडे के दिन। दोनों ग्रुपों का ईवी नॉट का एक ही दिन टेस्ट होगा। उस दिन ईवी नॉट वाले सब एक साथ आएंगे, एक ग्रुप में टेस्ट देंगे, कोई क्लास नहीं है। आपने टेस्ट देना है, एंड टेस्ट देके आपने निकल जाना है। 3 बजे टेस्ट शुरू होगा, 4 बजे आप जा चुके होंगे। चैप्टर 2 कंप्लीट हो रहा है, कल हो रहा है इंशाल्लाह। कल चैप्टर 3 भी शुरू हो रहा है। मतलब तुम समझो या ना समझो, सेकेंड ईयर में एक बहुत बड़ा अलमिया है। एक ह्यूज चैप्टर कंप्लीट हुआ है। टॉपिक के पॉइंट से तुम्हारा रजिस्टर गवाह है। कितने पेजेस भर गए, कुछ का तो रजिस्टर भर गया। तो रियली एक ह्यूज चैप्टर, एंड उसके एग्जाम में भी नंबर काफ़ी अच्छे खासे हैं जो तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे। एंड अगला ह्यूज चैप्टर तैयार है कल से आने के लिए। तो 2 चैप्टर्स हमारे जो हैं वो एक दूसरे मिल रहे हैं। अच्छा, चैप्टर 3 के लिए एक जुमला बोलूं, न्यू है चैप्टर 2 के साथ। इस वक्त टेस्ट इसलिए नहीं लिया जा रहा कि तुम्हारी एग्ज़ाम की तैयारी करवानी है। इस वक्त टेस्ट लेने का मकसद ये है कि जब मैं चैप्टर 2 के रेफरेंसेस दूंगा चैप्टर 3 में अगले हफ्ते, तो तुम्हें याद हो कि ये फॉर्मूले भी थे, ये टॉपिक भी था। चैप्टर 2 को बेस बना के हम चैप्टर 3 शुरू कर देंगे, और सारी चीज़ें मिक्सअप हो रही होंगी। तो चैप्टर 2 के तमाम फॉर्मूले वैलिड हैं चैप्टर 3 में, और चैप्टर 3 अपने फॉर्मूले भी ले आएगा। तो टेस्ट की तैयारी सही तरह से करोगे तो इंशाल्लाह ताला चैप्टर 3 को बहुत आसान पाओगे। जितने तुम्हारे टेस्ट में नंबर चैप्टर 2 में ज़्यादा आ रहे हैं, चैप्टर 3 इतना सॉफ्ट है। नहीं तो अदरवाइज एक प्यारा प्यारा जुमला है, पता नहीं क्या पढ़ाते। हम जब ये जुमला कहते हैं, दूसरे को ब्लेम करते हैं, तो हम भी तो शामिल हैं। बहरहाल, तो ये नोटिस बोर्ड पे मैंने लगा दिया, 15 दिन बाद तकरीबन बाकी हैं। 15 दिन बाद ये टेस्ट है, एंड एवरीथिंग बता दी गई है। 5 सवाल आएंगे, डेरिवेशन भी आ सकती है। तमाम डेरिवेशन करवा रहा हूँ, जो 4-6 रह गई हैं। 7 फार्मूले दिए हैं, वो भी कल परसों तक निपटा दूंगा, इसी हफ्ते में। फिर तो चैप्टर 3 की थप्पी देने वाला हूँ अगले हफ्ते। ये ऐसी हैंड आउट, इससे बड़ा हैंड आउट चैप्टर 3 का तैयार है। ये तो चैप्टर 2 का था। तो बिल्कुल हमारे पास जो है डेरिवेशन भी शामिल है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज भी शामिल है, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल। तुम कहो जी 2.5 बाकी है, कल हो जाएगी। तुमको 2.5 की एग्जाम्पल है, कल आ जाएंगी, एंड बाय द सैटरडे एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। फिर कोई चीज़ बाकी है तो मुझे ज़रूर बताना। एंड एक एमसीक्यूज़ का सवाल होगा जिसमें 6 पार्ट होंगे। शुरू के 10 मिनट के लिए एमसीक्यूज़ मिलता है, एंड वो ले लिया जाता है, और उसके बाद हम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि एग्ज़ाम जब भी होंगे 2020 में पैटर्न चेंज करेंगे। अभी तो हम सब तकिया लगा के सो रहे हैं, अभी कुछ हमें नहीं मालूम है। हालांकि ये पॉलिसियाँ बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। तो जो हमारी आदत है जनवरी फरवरी में हम जागेंगे। अभी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्या दिसंबर में सप्लीमेंट्री हो पाएंगे या नहीं। उन्होंने तो कहा था, जब दिया ये कहा था, प्रमोट किया था कि अक्टूबर में सप्लीमेंट्री होंगे, स्पेशल एग्ज़ाम होगा। कोई किसी जगह उसका जिक्र नहीं आ रहा।
तो कुछ बच्चे हैं, मेरे पास भी थे, जो इम्प्रूवमेंट के लिए आए हुए थे। मेरे पास एक बच्ची थी लास्ट ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों पढ़ रही थी, और वो इम्प्रूवमेंट के लिए आई हुई थी। उसका रिजल्ट तो पीछे आ गया। तो बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हुई है। तो क्या वो करेंगे, कुछ नहीं मालूम हमें। अभी एक चीज मुझे मालूम है, मुझे अपना कोर्स खींचे रखो। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो इस चीज के आदी हैं, लेक्चर बुक। तुमने अब तक जितने लेक्चर लिए, ये मेरी लेक्चर की जो हार्ड कॉपी होती है, कहाँ गई हार्ड कॉपी, जो तुम टेबल पे मिलती है, इसको हार्ड कॉपी या लेक्चर कहता हूँ मैं। ये तमाम इस लेक्चर बुक में अब तक जो हो चुके हैं लगी हुई है, और ये हर हफ्ते अपग्रेड होती जाएगी। अभी तो ज़रा पतली दुबली लेक्चर बुक है, एक वक्त आएगा इसका वॉल्यूम अच्छा खासा मोटा हो जाएगा। ये क्विक रेफरेंस के लिए है, क्लास से पहले यहाँ रखी होती लिमिटेड, आप उठा के मुझसे पूछने की जरूरत नहीं होती, उसको देखिएगा। कोई आपको पूछना है, देखना है, और फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मेरे पास आ सकते हैं आप। देखो इस बच्ची ने कितना अच्छा रजिस्टर मेंटेन किया है। एक इसका रजिस्टर भर गया है। बेटा बार बार मैं कह रहा हूं, ये चीजें जो आप कर रहे हो मेरे लिए नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। क्योंकि अगेन वही वाली बात है, आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ वर्क बहुत है, एंड वक्त के साथ और बढ़ेगा। तो अगर हम थोड़ा सा टाइम लगा के, पूरा उसने लिखा है, पहला रजिस्टर है, रजिस्टर 1, देन क्या क्या टॉपिक उसमें किए हैं, एंड जरा देखो उसकी इंडेक्सिंग। उसने रेड पेन से बाकायदा मार्क किया हुआ है कि ये क्वेश्चन इस पेज पे। मुझे नहीं जरूरत है, ये रजिस्टर आज उसका रिटायर हो गया, अब शायद मैं इसको देखूं भी नहीं। ये तुम्हारी जरूरत है। ये जो तुम जितना क्विक लिख रहे हो, एक तो काम चेक कराते वक्त जल्दी जान छुट्टी है, और उससे ज्यादा क्विक रेफरेंसेस मिल जाते हैं तुम्हें। ये देखो, तो बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम गया गुजरे वाला काम चलाओ बना दो, इट्स अप टू यू, चीजें तुम्हारे लिए। तो आज मैं डेरिवेशन से स्टार्ट लूँगा। मुझे डेरिवेशन की तरफ आना है। अब डेरिवेशन में हुआ ये है कि 7 फार्मूले एक दिन में आ गए। वो जो हमारी पॉलिसी है, एक दिन में एक फार्मूला कराऊंगा तो 7 डेज तक कराऊंगा, तो एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। चैप्टर 3 इनिशिएट होते ही अपने फार्मूले ड्राइव करवाता है, क्योंकि वो नहीं करो ड्राइव तो वो इस्तेमाल नहीं होते। अब अगर मैंने यहाँ तेरी नहीं दिखाई और मैंने चैप्टर 3 को फार्मूलों को डिले किया, या दूसरा तरीका मैं पहले चैप्टर 3 कराने लगूँ, चैप्टर 2 के रुकवा दूँ, तो जब मैं चैप्टर 2 कराऊंगा तो मेरा से देखो ये क्यों करवा रहे। तो थोड़ा सा हमें अपना उसूल तोड़ना पड़ेगा, एंड एक दिन में 2-2 3-3 ड्राइव करना पड़ेंगे। 3 आज, और जो है कल 3, और परसों एक नहीं होगा, परसों 4 होंगे। कुछ फार्मूले और नज़र नहीं आ रहे आपको, वो भी हैं 2.5 में। मैंने कहा ना, मेरी ये कोशिश है कि बुक में जो कुछ है इस टॉपिक से रिलेटेड सारा मैं दे दूं। बाकी तुम क्या करना चाहते हो, कितनी प्रैक्टिस करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। मैंने जो पैसे लिए इस बात की कमिटमेंट किया है कि मैं बुक का एक चीज समझाऊंगा और तुम पूछोगे मैं जवाब दूंगा। तो आज हम सबसे पहले जो फॉर्मूला ड्राइव करना चाह रहे हैं, y इज टू mx प्लस सी, इसका नाम क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका दूसरा नाम क्या है, ग्रेडियंट फॉर्म। अब ये सब एमसीक्यूज के सवाल हैं बेटा, जिन फॉर्मूलों के कुछ के नाम नहीं है, लेकिन जिनके नाम है मैंने लिखा हुआ है। y इज टू mx प्लस सी, जिस वक्त हम ड्राइव करने जाते हैं पहला काम होता है फिगर बनाना। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी साइन लॉ को, साइन लॉ में फर्स्ट ईयर में फिगर कैसे बनेगी, एंड सिमिलरली यहां पे भी होती है फिगर कैसे बनेगी। एक सादा सा असूल जो बुक में नहीं लिखा बट फॉलो किया गया, कि जो जो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, जो जो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं इक्वेशन में, वो सब पॉजिटिव होनी चाहिए। तो
आराम से ड्राइव हो जाएगा। अब तसव्वुर करो एक्स वाई लाइन, ये वाली लाइन क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि इसमें एंगल ऑब्ट्यूज है, एंड ऑब्ट्यूज एंगल का स्लोप नेगेटिव होता है। हो तो इससे भी जाएगा, टाइम लगेगा। ये वाली लाइन क्यों नहीं लूंगा? एंगल ऑब्ट्यूज है, नेगेटिव स्लोप, और वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। नेगेटिव वालों को तो हम अवॉइड करेंगे। चलो एंगल एक्यूट ले लूं, ये तो 90 से छोटा हो गया, लेकिन वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है। मैं बाबा, मुझसे चंद साल पहले उस बच्चे ने कहा सर इस तरह ड्राइव करके दिखाया, मैंने कर दी। कहता लंबा हो गया। मैंने कहा ये तो पहले ही तय था कि लंबा होगा। सबसे अच्छा, ये उसूल किसी बुक वाले ने नहीं बताया, चुपचाप उसने हर चीज पॉजिटिव ली है। ये वाली लाइन क्यों नहीं लूंगा? ओरिजिन से जब गुजारोगे वाई इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा, सी नहीं आएगा। तो हर चीज का हमारे पास आर्गुमेंट मौजूद है, तो ले दे के ये लाइन बच गई। इसमें क्या है, हमारा स्लोप एंगल एक्यूट है, एंड दूसरी चीज ओ बी वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। अब दूसरी चीज एक्स वाई लेना है। ये 2.4 के आरडीए से ड्राइव हो रही है। लोकस, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन, कहीं पे भी हो सकता है। कोशिश करो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लो। तुम यहां पे लोगे, अगेन प्रॉब्लम आएगा एक्स नेगेटिव का। यहां लोगे एक्स एंड वाई नेगेटिव का आएगा। तो हमारी कहीं पे भी इख्तियार है, हम चुपचाप। अब ये उसूल बार बार कह रहा हूं, लिखे नहीं है बुक में। ये अभी नहीं महसूस हो रहे, जब सातों डेरिवेशन हो जाएंगी और फिर उनका टेस्ट देने की बारी आएगी, उस वक्त फिगर डगमगाएगी। पॉइंट को सबसे पहले इन्वॉल्व करना है सातों इक्वेशन में। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो एम, एंड पॉइंट बी से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। ये 90 का एंगल बन गया। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा, क्योंकि मैट्रिक में हमने पढ़ा था पैरेलल लाइन के कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो दोनों जगह हमारे पास थीटा थीटा एंगल आ गए। एंड उसके बाद वाई कहाँ है? वाई ये लेंथ है। एक्स कौन सी लेंथ है? ये लेंथ। एक्स एंड वाई दिखाना है हर फिगर में, क्योंकि डेरिवेशन का हिस्सा होंगे। सिंपली इस ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल का नाम है? इसका नाम भी मैं रख दूं पॉइंट का ए। हाँ, ट्राइंगल का नाम क्या है? बी पी एन। इन ट्राइंगल बी पी एन, बी पी एन, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर कोई पर पड़ेगा पी एन, बेस की लेंथ कोई पड़ेगा बी एन। पी एन किसके बराबर है? पी एन किसके बराबर है? एक्सलेंट, वाई माइनस सी। हमारी बुक वालों ने थोड़ा सा 2 नंबर काम किया है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं, जल्दी नहीं करना। उन्होंने कहा पी एम माइनस एन एम। बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। अब मुसीबत क्या, बुक को फॉलो करो। वो जो चेकर है ना, वो बड़ा नैरो माइंडेड है। एंड मैं भी इस बात के हक में हूं यार, वाई माइनस सी को जान छुड़ाओ अपॉन बी एन। बी एन किसके बराबर है? देखो एक्स ये नहीं है, एक्स एक्चुअली ये एक्स नहीं है, ये एक्स है। तो उसने पहले क्या किया, बी एन बराबर है ओ एम के, तो यहां ओ एम लिख दिया। नाउ टेंजेंट थीटा क्या होगा? शाबाश। ना ना, इतनी जल्दी नहीं। पी एम तो वाई के बराबर है, एन एम किसके बराबर है? बी सी, सॉरी बी ओ। अब अजीब सा काम मैं नहीं कर रहा हूं, आज जाके बुक खोल लेना। एंड मैं वो करने में मजबूर हूं जो बुक करवा रही है। स्लोप टेंजेंट थीटा को कहते हैं। अब बी एम किसके बराबर है? नाउ इट इज वाई। बी ओ किसके बराबर है? सी अपॉन एक्स। एम एक्स इज इक्वल्स टू, तो थोड़ी हमारे यहाँ कुछ जिद है
कि ये यूं नहीं होगा और ये यूं ही होगा, तो मैं भी उस जिद पे करवाने पे मजबूर हो गया। एक डेरिवेशन होती है बड़ी आसान लगती है, लेकिन जब वो 7 हो जाती हैं और फिर तमाम मिलती हैं 14-15 हो जाती हैं, तो रट्टा मारना पड़ता है। एंड उसका वाहिद तरीका था, रोज आना, जब डेरिवेशन टीचर करा रहा है उसको जाके कर लो। डेरिवेशन पार्ट है। 27-28 साल में 3 साल डेरिवेशन आई है, एंड उसका टीचर फायदा क्या उठाते हैं, यार डेरिवेशन तो नहीं आती, नहीं आती। मैंने कहा एक लम्हे के लिए बिल्कुल नहीं आती। एमसी एप्टीट्यूड में वो पूछा है कंपोनेंट और डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। अब उसका जिक्र तो कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी का डेरिवेशन में हुआ है। हमारी कौन सी डेरिवेशन में हुआ, इन सेंटर के फॉर्मूले में। अब बच्चा जो इंटरमीडिएट करके आ रहा है, मैट्रिक भूल के आ रहा है, एंड उसको अचानक जब सेकेंड ईयर के एप्टीट्यूड टेस्ट में ये पूछा जाएगा, वो कहेगा ये कहाँ से आ गया, आउट ऑफ कोर्स। नहीं बेटा, कोर्स में था, हमने तवज्जो नहीं दी। तो मेरी मुसीबत ये है, मैं सारा कुछ बता रहा हूं। अब आप इतनी अब्जॉर्प्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो लाइन के 7 फॉर्मूले, कुछ सब फॉर्मूले भी हैं। एक बड़ा स्पेशल फॉर्मूला यहां से बना, अगर C 0 हो जाए तो क्या होगा। C 0 हो जाए तो अब डेरिवेशन खत्म हो गई है, मैं एक सब टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूं। तो जनाब एक स्पेशल लाइन की आप बातें कर रहे हैं, कौन सी लाइन की, जो ओरिजिन से गुजरे। तो ओरिजिन से गुजरने वाली लाइन इस तरह होती है। तो ये भी एक फॉर्मूला है और कल के टॉपिक में इस्तेमाल होगा। इसको मैं कहता हूं दुम कटी इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें कांस्टेंट टर्म कट गया है, y = mx, अ लाइन थ्रू ओरिजिन का फॉर्मूला है। तो इससे हमने एक सब टॉपिक जनरेट कर लिया। तो ये भी फॉर्मूला है। आज का मैं दूसरा फॉर्मूला जो ड्राइव करना जा रहा हूं, इसको कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। एंड बड़ा आसानी से ये भी ड्राइव हो जाएगा। स्लोप इन्वॉल्व हो रहा है और स्लोप को हम क्या करना चाहेंगे, पॉजिटिव रखना चाहेंगे। तो लाइन यूं ले लो, लाइन यूं ना लेना, ओरिजिन खास पॉइंट हो जाएगा। यूं ले लो, कोई भी लाइन ले लो जो एक्यूट एंगल पे हो, और ये यूं ले लो, क्योंकि y इंटरसेप्ट का इसमें जिक्र नहीं है। पिछली में C को हमने पॉजिटिव रखने के चक्कर में इसको रिजेक्ट किया था। हाँ, यूं ले लोगे थोड़ी तकलीफ बढ़ी आएगी। अब 2 पॉइंट लेना है, एक फिक्स पॉइंट x1 y1 और दूसरा वेरिएबल पॉइंट। तो तमाम डेरिवेशन लोकस से हुई, जब भी तो इक्वेशन में एक्स वाई आता है। तुम लोकस की इक्वेशन निकालते हो लाइन के नाम पे, तो किसी ज्योमेट्रिकल शेप को लोकस कहते हैं, ग्रुप ऑफ पॉइंट से बनता है। 2.4 की एप्लीकेशन के से बोल रहा हूं। एंगल थीटा है, वो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, ये भी उसी आइडिया से ड्राइव होगा, टेंजेंट थीटा के आइडिया से। राइट ट्रायंगल जनरेट कर रहा हूं तुम्हारे सामने, ये एम एन, ये वाई, ये एक्स, ये परपेंडिकुलर, और ये पॉइंट का नाम डी रख दिया। ट्रायंगल पी P1 D, P1 D, ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि 2 लाइनें पैरेलल हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का बहुत तस्करा आएगा हमारे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू बोलो PD, वेरी गुड, और बेस की वैल्यू बोलो P1 D। जरा दिखा दें हम, ये लेंथ यहां से यहां तक क्या है हमारे पास, x से, और x1 क्या है, वो ये लेंथ है। इसी तरह ये लेंथ y है, तो ये लेंथ यहां से यहां तक कितनी है, y1 ये ऊपर। अब यहां उन्होंने पूरा लंबा लंबा काम नहीं किया, यहां डायरेक्ट PD की वैल्यू लिख दी है, कितनी रखी। अब मैं क्या करूं,
जैसे वो करते गए बिल्कुल जाके देखो कि सर कितने मजबूर हैं। एंड ये लाइन कितनी है, x1। एक्चुअली ये बहुत बहुत छोटी डेरिवेशन है, तो इस पे उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और इसको उन्होंने बेदर्दी से कुचल दिया। समझने में कोई मुश्किल नहीं है बेटा, समझने में कोई मुश्किल नहीं है, बट जब वो बहुत सारी हो जाती है 14-15, बहुत मुश्किल हो जाती है। मैंने भी फर्स्ट एक इतनी डेरिवेशन है, सेकंड, हर एक डेरिवेशन का आइडिया मैं याद करता हूँ और आइडिया को एलेबोरेट कर देता हूँ तुम्हारे सामने। कभी कभी मुझसे भी हिल जाता हूँ मैं, आइडिया कहाँ गया। तो यहाँ पहली चीज़ याद रखना, फिगर पे हर चीज़ पॉजिटिव हो, जो इस इक्वेशन में इन्वॉल्व होने जा रही है, बड़े आराम से हो जाएगी। थोड़ा सीनियर हो जाओ, ज़रा ये लाइन बना के भी करना, और नाउ मैं बैठा हूँ, थोड़ा सीनियर में टेस्ट दे दो। मतलब जितने तजुर्बात करोगे ज़िंदगी इतने अच्छा सिखा देती है, और तजुर्बात नहीं करोगे, डरे बैठे रहोगे, तो हमेशा डरे बैठे रहोगे। आज का लास्ट फॉर्मूला, तुम्हारे जहन में आ रहा होगा, सर कुछ भी नहीं करेंगे, पुराना फॉर्मूला ड्राइव है। हाँ, इसमें स्लोप की वैल्यू सर पुट कर देंगे, इसमें स्लोप की वैल्यू सर पुट कर देंगे और डेरिवेशन मुकम्मल हो जाएगी। इस मेथड को इस तरह ड्राइव किया जाए, इसको कहते हैं डिडक्शन, और 60 डिडक्शन तुम्हारे करवाई गई, एक लाइन से दूसरी लाइन बनाना। एंड हम कर रहे हैं डेरिवेशन, एंड डेरिवेशन में एक्स वाई से होगा। तो डिडक्शन एक अलग चीज है, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में बदलना, दैट इज कॉल्ड डिडक्शन। अब वो भी आपके कोर्स में दिया हुआ है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ड्राइव कर रहे हैं। ड्राइव करने के लिए वही स्लोप को, पॉइंट को पॉजिटिव रखना है, स्लोप की तो बात ही नहीं है। लो पॉइंट पॉजिटिव, बहुत सारे पॉइंट लेने हैं। एक पॉइंट P1 लेना है, दूसरा पॉइंट P2 लेना है, तीसरा पॉइंट वेरिएबल पॉइंट x, y। तमाम डेरिवेशन में वेरिएबल पॉइंट होंगे। अब इसका आइडिया उसने कहाँ से पिक किया है, 2.4 की एग्जाम्पल से। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हों, एक ही लाइन पे हों, तो स्लोप सेम होता है। मैंने कहा था ना उस सवाल के अंदर, एक्सरसाइज में 2.4 में सवाल नहीं दिया, एग्जाम्पल में वो जालिम आइडिया दिया जिस पे ये डेरिवेशन बेस कर रही है। आप क्या करें, किसी एक पॉइंट को सेम मान लें और उसका स्लोप निकाल लें। मतलब मैंने P1 सेम मान लिया, P1 से P2 का स्लोप, स्लोप ऑफ सेगमेंट P1 P2, मतलब डेरिवेशन बहुत आसानी से हमें बेसिक क्लियर करती है, चाहे वो एग्जाम में आए या नहीं आए, लेकिन वो हमारे कंसेप्ट को बहुत करीब ले जाती है। M1 कह दिया स्लोप को, स्लोप ऑफ सेकंड सेगमेंट P1x। अब तुम कॉमन पॉइंट P2 ले लो, तुम कॉमन पॉइंट P ले लो, तुम्हें तय करना है तीनों में कौन कॉमन पॉइंट है। एंड इसका स्लोप क्या आएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। M1 and M2 आर इक्वल बिकॉज दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, कोलिनियर है। M1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन x माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और फॉर्मूले को सीधा करके लिख दो, y1 डेरिवेशन मुकम्मल हो गई। अब इसका आइडिया कोलिनियर से शूट किया, जिसमें ज्योमेट्री ना टेंजेंट थीटा लिया ना कुछ, काम इन्वॉल्व हुई। अब तुम्हारे ध्यान में तो आ रहा था
पॉइंट्स लो में इनपुट करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सही है, दिस इज कॉल्ड डिडक्शन। डिड्यूस हैं, जाके देखो जहाँ 2.5 शुरू हो रही है उससे पहले उसने 60 डिडक्शन की हेडिंग लगाई है। वो जो मैंने कहा था कुछ डेरिवेशन और भी हैं, सब करवाऊंगा एक एक चीज़। डिडक्शन में होता है एक इक्वेशन मालूम होती है, दूसरी की शक्ल बना देते हैं। ड्राइव में क्या होता है, उसको रूट से नीचे से खींच के लाते हैं और दूसरे की मदद नहीं लेते। y minus y1, y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1 फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की कई शक्लें हैं, किताब में ये भी लिखी हुई है। यानी ये भी 2 पॉइंट फॉर्मूला है, ये भी 2 पॉइंट फॉर्मूला है। क्रॉस पॉइंट, वो मुझे एक बच्चे का व्हाट्सएप मैसेज आता है, कोई यहाँ बैठा हुआ है या घर पे बैठा हुआ है, सर इससे नहीं हो रहा सवाल, इससे हो रहा है। बेटा की में इससे किया हुआ है, इसलिए तुमसे हो रहा है। मुझे मत पढ़ाओ, मुझे मालूम है क्या मसले हैं। भाई एक ही फॉर्मूले की दो शक्लें हैं, क्यों नहीं हो रहा? और मुझे उसने बुक की तस्वीर खींच के भेज दी। और बेटा तुमने मुझे बुक की तस्वीर खींची, पूरी नहीं खींची, एक तीसरा फॉर्मूला भी है और बुक में दिया हुआ है। पूरी तो तस्वीर खींच बेटा, पूरी के तस्वीर तो खींच। मुझे पढ़ा रहा है, ये भी है, ये तीनों एक ही हैं। तुमने जो 2 पॉइंट फॉर्मूले से घर में सवाल किए हैं, इससे करके देखो और हमसे हो जाएंगे। बुक में प्रूफ नहीं दिया है, कहां से आया? मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, रद्द करके बता दो। यहां से चलना है और ये लाना है। 24 घंटे का चैलेंज है। कल क्लास शुरू होने से पहले पहले व्हाट्सएप आ जाना चाहिए अगर तुमने चैलेंज को कबूल कर लिया है। अलजेब्रा है नथिंग। तो वो मुझे पढ़ा रहा है, इससे हो रहा है, इससे नहीं हो रहा। तो मैंने उसको पढ़ा दिया, बेटा एक ये भी है, इससे हो जाएगा। मतलब मुझे क्या बेवकूफ समझा हुआ है कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। बेटा जब तुम, मुझे सब पता चल रहा, तुम हरकतें क्या कर रहे हो? ठीक है, तो मैंने तुम्हारी नॉलेज में एक और इजाफा कर दिया। अब 6 महीने बाद जब तुम भूल जाओगे, एमसीक्यूज में पूछूंगा ये फॉर्मूला, ये क्या। और उस वक्त तक डिटरमिनेंट के बहुत सारे फॉर्मूले आ चुके होंगे चैप्टर 3 में और चैप्टर 7 में। तुम उन पे मारोगे, भूल जाओगे ये 2 पॉइंट फॉर्मूला है, क्योंकि तुम यूज नहीं कर रहे हो। तो इसलिए प्लीज एक दो दफा इसको भी यूज करो। एप्टीट्यूड यही तो होता है, आती ही चीजें। ओके, तो लास्ट टाइम मैं होमवर्क पे ला रहा हूं तुम्हें डिस्कस करने के लिए। लास्ट टाइम हमने ये सवाल कर लिया था। इसमें क्या किया था, एक ट्राइंगल लिया, उसकी 3 लाइन निकालनी थी, तीनों को इक्वेट किया था, 3 कंडीशन बनाई थी एंड देन एंगल निकाला था। तुम में से कुछ लोगों ने कंडीशन जबरदस्त खेल खेल के एंगल 60 डिग्री निकाल दिया। आधे साइज का सवाल कर रहा हूं मैं। जो तुमने किया बिल्कुल वो ठीक तरीका है। अब मैं तुम्हें एंड जो कुछ मैं करने जा रहा हूं सब तुम्हें आता है, कहां पढ़ा ये बता रहा हूं। जरा मैट्रिक चलो, बैकग्राउंड याद करने के लिए मैट्रिक चलो। मैट्रिक में मुझे बताओ कि तुमने साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकाली थी, मुझे याद है। मैट्रिक सॉरी साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2 निकाली थी। कॉस 60 की वैल्यू कैसे निकाली थी? कैसे मैट्रिक में डेरिवेशन हुई थी ट्रिग्नोमेट्री में? किसी को याद है? अगर वो याद है तो इसकी फिगर बन जाएगी। एप्टीट्यूड बेटा ये होता है। यूनिवर्सिटीज आपसे कोई नई नॉलेज नहीं पूछती है एप्टीट्यूड के नाम पे। यूनिवर्सिटीज आपकी पुरानी नॉलेज पूछती हैं। एंड उन्हें कौन सा बच्चा चाहिए? उन्हें वो बच्चा चाहिए जिसे पुरानी चीजें आती हों। यूनिवर्सिटी आपसे अपने सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 की चीजें पूछती नहीं है, वो आपकी पढ़ी हुई चीजों को पूछती हैं। एंड हमारे अलमिया ये है, हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे भूल रहे हैं।
और हर दफ़ा हम समझते हैं नहीं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स नहीं है ही नहीं। अब मैट्रिक में कैसे ड्राइव किया था, आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया था जिसकी तीनों साइडों की लेंथ 2a, शायद तुम्हें याद आए, 2a ली थी। तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के थे, 60, 60, 60। फिर एक कंस्ट्रक्शन की थी, याद करो, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, यहां कहीं पॉइंट डी पे आके मिला था बाइसेक्टर। ये लेंथ 2a थी, तो ये लेंथ कितनी रह जाएगी, a। अब इस ट्राइंगल पे मैं गौर कर रहा हूं जो राइट ट्राइंगल है, जिसका मैं नाम ले लेता हूं एक्स वाई आर। ये आधे वाला ट्राइंगल एक्स वाई, ये लेंथ 2a है, ये लेंथ a है। ये लेंथ कैसे निकाली थी, पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर नहीं मालूम, बेस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, √3। ये लेंथ अंडर, देन अगर तुम याद करो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, और निकलती गए थे रेशियो। अब उस डेरिवेशन को अगर बच्चा याद कर ले, यानी इस डेरिवेशन में क्या खाली ये अच्छा ही है, आप इक्विलेटरल ट्राइंगल ले सकते हो। और इस सवाल में हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल डायरेक्ट चूज करना है। तुम्हारा मूड आता है ना डायरेक्ट, तो डायरेक्ट के लिए पुरानी चीज़ें। अब ज़रा एक्स वाई प्लेन में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल चूज कर दो मुझे, उसका एक साइड का मिड पॉइंट ओरिजिन पे ले लो, लेंथ थी 2a, आधी इधर भेज दो, आधी इधर भेज दो, ये हो जाएगा a,0, ये हो जाएगा -a,0। ये लेंथ कितनी हो गई, 2a, टोटल लेंथ 2a, आधी लेंथ a। एक ने कहा नेगेटिव लेंथ कह रहा हूं, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती। देन उसके बाद उसका ये एल्टीट्यूड, मिड पॉइंट से जो हमने ये आ गया एल्टीट्यूड, तो ये इसको मिलाएंगे, जब इसको मिलाएंगे तो ये 2a, ये लेंथ और ये लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ, इस पॉइंट का नाम d दे दूं, इस पॉइंट का नाम CD, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर, a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, CD स्क्वायर, CD विल बी इक्वल्स टू ये लेंथ √3a, ये लेंथ, ये कोऑर्डिनेट बोलो ऑन द y एक्सिस। x तो क्या होता है 0, y की वैल्यू, नाउ इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब प्रूव नहीं करना मुझे इसको इक्विलेटरल है, अगर तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा तो तीनों लाइन निकाल के देख लो, 2a आ जाएंगी इन कोऑर्डिनेट से। एंड जब ये इक्विलेटरल है तो मुझे कंडीशन नहीं बनानी, जैसे रोम्बस में देखा, जब डायगोनल परपेंडिकुलर है तो कंडीशन खत्म हो गई, काम शुरू कर दो। काम क्या करना है, तीनों स्लोप निकाल लो इस कोऑर्डिनेट से, एंड आराम से, मिसाल के तौर पे ये पॉइंट का नाम B है, ये पॉइंट का नाम A है, तो जरा B का एंगल लिखो, टेंजेंट एंगल B इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होगा, M3 माइनस M1। यहाँ क्या फॉर्मूला होगा, टेंजेंट एंगल A इज इक्वल्स टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एंगल C का क्या फॉर्मूला होगा, M2। एंड तुम जब इन्वर्स करके निकालोगे तीनों एंगल 60 निकल के आएंगे, कोई D/C और B/C नहीं आएगा। इतना सोचना था। हमारे मुसीबत है, हमारे बच्चे ने याद रखना छोड़ दिया है, एंड जब उसने याद रखना छोड़ दिया है, इसीलिए एप्टीट्यूड की दीवार खड़ी कर दी गई।
1995 तक मुझे याद है किसी जगह पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में कोई एप्टीट्यूड नहीं होता था। इंटर में परसेंटेज लिया है, दिखाओ, एडमिशन हो जाएगा। एक मुसीबत आ गई 1995 के अराउंड। मेरे यूनिवर्सिटी के जो दोस्त पढ़ा रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे, यार बच्चे को कुछ नहीं आता, कुछ याद नहीं है। उससे हम इंटर की बातें कर रहे हैं, वो हमें हैरत से देख रहा है यूनिवर्सिटी के। देन उन्होंने सर जोड़ के बैठे कि भाई हमारी इनटेक इतनी पुअर क्यों हो रही है। एप्टीट्यूड की दीवार खड़ी कर दी। अब आपकी इंटर में 88 है कि 84, वी डजेंट केयर, एप्टीट्यूड क्लियर करो। आइडिया देखो कहाँ से आया, तुम्हें आता था। एंड तुम्हें बताऊं, मेरे पास 2-4 बच्चे गुजरे हैं अब तक, वो इस आइडिया पे खेल गए। अभी उनमें से एक बच्चा 2009 में पढ़ के गया, अमेरिका में बैठा हुआ है। अभी इसी साल रमज़ान में उसका फ़ोन आया था, व्हाट्सएप नंबर मैंने जब आम किया था तो उसने मुझे अपना बताया। मैंने कहा मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम पहली बार ही ये बताओ कि दोपहर के 2 बजे अमेरिका से कैसे फ़ोन कर रहे हो, वहाँ तो रात हो रही है। कह रहा है वो सैलरी के लिए मैं उठा हुआ हूँ। मैंने हाँ, मैंने कहा रात को क्यों जाग रहे हो, तो मैं बता रहा था मैंने क्या क्या कर लिया है। और रियली वो ये नहीं था छापने वाला, कहाँ से कहाँ चीज़ें पूछता था। वो एक सवाल है 2.3 में, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, अगर 2 साइड इक्वल हो उसके लिए भी हमने कंडीशन बनाई थी। याद है, 2 लाइन निकाल के फिर उसके बाद कंडीशन पे 2 डायगोनल इक्वल किए थे। क्या डायरेक्ट तरीका है उसका? इसी तरह का कोई आइडिया है, कल अगली क्लास में वो भी करके दिखा दूंगा। तो पहले तो मैंने 2.3 को बेसिक तरीके से किया। ठीक है, कुछ बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, कोई बात नहीं, जो हैं उनको तो दिखाऊं। तो शायद तुम 2.3 का शायद वो नवा सवाल है, कंडीशन के बगैर डायरेक्ट कर सको। डायरेक्ट तरीका है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम लेने का, बिल्कुल इसी तरह का कुछ आइडिया से। तकरीबन 36 मिनट हो गए हैं, अभी हम होमवर्क पे डिस्कशन जारी है हमारी। अब पॉइंट अगर हमारे पास 1, -7 होते, 3, 2, तो शायद ये सवाल डिस्कस ही नहीं होता। पॉइंट ज़्यादा जानदार दे दिए, कोई मसला नहीं है। इसका मतलब है सिंपल उसने मैसेज दिया है, सिंप्लीफिकेशन आती है। एंड सिंप्लीफिकेशन आती जिसमें टिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व होगी, सिंप्लीफिकेशन के नाम पे, पुराना आइडिया। y2 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, x1 क्या है, एक्स की टर्म पहले, इन ये 2 फैक्टर लिखते हुए एक्स वाला फैक्टर पहले लिख दे रहा हूँ ताकि मल्टीप्लिकेशन में एक्स पहले आ जाए। कुछ भी ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। y इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तुमने देखा मैंने कितनी चालाकी की। मैं y को दोनों से मल्टीप्लाई करता, देन इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते वक्त मुझे y 1 चाहिए, फिर मैं कॉमन लेता,
कर दिया मल्टीप्लाई। कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां कोई चालाकी नहीं कर पाऊंगा। cos थीटा 2 माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस, a sin थीटा 1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई करूंगा, वही चालाकी करूंगा, sin थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 टाइम्स ऑफ x बाद में लिख रहा हूं क्योंकि 3x लिखना मुनासिब है, x इंटू 3 लिखना मुनासिब नहीं है, रॉन्ग नहीं है, तो मैं कोफिशिएंट बाद में नहीं लिखना चाह रहा। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस a cos थीटा 1 sin थीटा 2 और माइनस माइनस प्लस a cos थीटा 1 sin थीटा 1। कुछ मरूमीन हैं, वेरी गुड, कैंसिल हो गए। इक्वेशन ऑफ लाइन में एक्स की टर्म पहले आती। अब इसमें इस वक्त कुछ नहीं सिखा रहा हूं, पुरानी नॉलेज। एंड जो पुरानी नॉलेज होती है फर्स्ट ईयर 2.1 2.2 उसको हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। सबसे मुसीबत वही होती है। एक्स की टर्म पहले आई, इक्वल्स टू माइनस आ गया, प्लस cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 इंटू वाई, माइनस a sin थीटा 1 cos थीटा 2 और ये क्या होगा, प्लस a cos थीटा 1 sin थीटा 2 इज इक्वल टू 0। अब वो 2 3 होते तो कब की इक्वेशन खत्म हो चुकी होती। इस बहाने वो सिंप्लीफिकेशन के साथ खेल रहा है। या तो यहीं पे पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि x के साथ माइनस आ रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा sin थीटा 2 माइनस sin थीटा 1। एक ऑप्शन है माइनस से जो मल्टीप्लाई किया बाहर ही रोक लो माइनस, एक ऑप्शन है अंदर ले जाओ, मैंने बाहर रोक दिया प्लस माइनस माइनस करके। ये जो नेगेटिव टर्म थी माइनस से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो गई, कई तरीके हैं, जरूरी नहीं है आपने मेरी तरह किया हो। साइन थीटा 2 माइन, बस तुमने क्या होगा थोड़ा काम को लंबा कर दिया होगा, हर चीज़ मल्टीप्लाई कर दी होगी। ये ध्यान में नहीं रखा होगा कि x एक ही दफ़ा आएगा, पूरी इक्वेशन में y एक ही दफ़ा आएगा। इन दोनों में कॉमन y है और a कॉमन ले लिया, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 sin थीटा 2, फॉर्मूला बन गया। मतलब ऐसी सिंप्लीफिकेशन आती है तो ये नेमत होती है प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए, जंग उतरता है इससे तो। एंड ऐसे सवाल के लिए मैं कहता हूँ 10-15 दफ़ा तो काटो अगर आंसर नहीं बन रहा, सब राज खुल जाते हैं कि तुम क्या क्या भूल गए हो। कुछ बच्चों ने इससे मिलता जुलता आंसर बनाया, मिसाल के तौर इनका ऑर्डर चेंज होगा या माइनस हो, सही है, रॉन्ग नहीं है। एक्स के उन्होंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ प्लस रखो और माइनस अंदर ले गए, इन दोनों के ऑर्डर बदल दिए, रॉन्ग नहीं है, सही है। कोशिश करो बुक से आंसर मैच करे। कहाँ गया सवाल? हमें इस सवाल में एक इंतहाई बहादुर बच्चे की जरूरत थी जो लड़ जाने का आदी हो, एंड जो बहादुर नहीं था वो आज हाथ पे रख के आ गया। कोई मैंने दिखा दिया ऐसी चीज नहीं थी जो सेकेंड ईयर में हमने सीखी, पुरानी नॉलेज को रिकॉल करना था। एंड इसीलिए मैं कहता हूं जब मुझे लोग ताज्जुब से देखते हैं सवाल काटना शुरू कर दें, बिल्कुल, क्योंकि जब आप सवाल काट रहे हैं तो मुझे बिलीव है आपको आता है, आप अपना दिमाग सही नहीं इस्तेमाल कर रहे। एंड वाहिद तरीका है ओल्ड रिकवरी का कि अपने आप को तकलीफ में डालो, जब तकलीफ आती है सब हो जाता है।
मैं क्वेश्चन 1 के 11वें पार्ट की तरफ आने से पहले एक एग्जाम्पल करना चाहूँगा जो क्वेश्चन 1 के 11वें पार्ट को भी समझाएगी और आज की क्लास को भी स्टार्ट करेगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो -5 से गुजर, ये इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। एंड परपेंडिकुलर, और ये लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरी लाइन के। परपेंडिकुलर का निशान ये होता है और इस लाइन का स्लोप -7/3 है। हमें ये वाली इक्वेशन ए चाहिए, बी की इक्वेशन नहीं चाहिए, लेकिन स्लोप बी का दिया हुआ है। अब मैंने कहा जैसे ही जुमला आता फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, मैं 2.5 के 7 फॉर्मूले जहन में लेके आता हूं। पॉइंट के साथ स्लोप चाहिए होता, काश इस लाइन का स्लोप मिल जाए। अब 2.5 से हम बाहर निकले, 2.4 ने कहा हम दे देते हैं स्लोप। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप m1 -7/3, m2 क्वेश्चन मार्क्स, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। एंड क्या फॉर्मूला है? थ्री बाई सेवन। इस लाइन का स्लोप आ गया 3/7। फिगर का कोई नंबर नहीं है, फिगर हमें एक्सप्लेन करिए हो क्या रहा है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? कहां से गुजर रही है वो लाइन? क्या स्लोप है उसका? क्या इक्वेशन है? हम लगाते हैं y - y1 m x - x1। (7y - 28) 3x + 15 क्या होगा? 3x - 7y + 43 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हुआ क्या, तुम्हें जो मैंने क्वेश्चन 1 और 2 दिए थे, एक के 15 पार्ट और एक के 10 पार्ट, वो थे डेटा क्वेश्चन। एक्स इंटरसेप्ट दिया, वाई इंटरसेप्ट दिया, तुमने इक्वेशन पुट किया, खत्म। उसमें किसी में इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, सब डायरेक्ट थे। आपने लाइन का वाई इंटरसेप्ट पुट किया, स्लोप पुट किया, इक्वेशन आ गई। अब उन क्वेश्चन में तुम्हारा दिमाग मुंजमद हो गया कि भाई डेटा दो, उसमें उसने क्वेश्चन नंबर 1 का 11वां पार्ट दे दिया। अब 11वें पार्ट में वो क्या कह रहा है? आइडिया ये है 11वें पार्ट का, वो और तुम्हारा दिमाग फ्रीज हो चुका है क्योंकि तुम हल्के हल्के सवाल कर रहे हो। वो कह रहा है क्वेश्चन 1 के फर्स्ट 11 पार्ट में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दोज इन पार्ट 7 to 9 थ्रू द सेम पॉइंट। वो कह रहा है 11वें पार्ट में 3 सवाल करना है, 7वां भी करना, 8वां भी करना, 9वां भी। बच्चा कहना है सर 7वां और 9वां का है, TO2 भी का है, 7 से लेकर 9 तक, तो 8 भी शामिल है। तो पहली बात तो समझ लो 11वें पार्ट में 3 पार्ट करना है। फिर वो क्या कह रहा है, 7वें पार्ट में जो पॉइंट दिया था वही पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, उसका स्लोप निकालो। जरा चलते हैं और मैं तुम्हारे साथ साथ पढ़ता हूं 7वां पार्ट क्या था 2.5 का। टू 2.5 का 7वां पार्ट। 7वें पार्ट में उन्होंने कहा है 7वें पार्ट में कहा है थ्रू दिस पॉइंट हैविंग स्लोप 4। अब मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 का 11वां पार्ट और इसके 7वें का डेटा लेते हुए। पॉइंट दिया हुआ था 7वें के अंदर 5, -2 और स्लोप दिया हुआ था 4। अब वो सवाल क्या कह रहा है? वो कह रहा है इसी पॉइंट से गुजरना, लेकिन परपेंडिकुलर गुजरना, और इस लाइन की इक्वेशन निकाल दीजिए। अब लाइन की इक्वेशन फॉरन 2.5 के सातों फॉर्मूले एक पॉइंट से नहीं निकलती, स्लोप चाहिए। हमने कहा m1 क्या है? वो 4 है। m2 क्या है? क्वेश्चन मार्क
स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। M2 का फॉर्मूला क्या है? इसी फॉर्मूले को बताया था, इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये बड़ा तेज तरीका है। ये मैंने इस लाइन का स्लोप निकाल दिया, पॉइंट दिया हुआ है 5, -2। इक्वेशन क्या होगी? y - y1 m 4 of y plus 8 is equals to minus of x plus 5x plus 4y plus 3 is the required equation of line. अभी खत्म नहीं हुआ, अभी 1/3 हुआ, अब 11वां पार्ट। अब 8वां पार्ट का डेटा उठाओ और यही काम वहां पे भी करो। फिर 11वें पार्ट में 9वें पार्ट का डेटा उठाओ। तो होता क्या है, बच्चे के साथ गलत जगह पे गलत सवाल दे दिया और फिर उसको मैं कहता हूं मुंह भर के खाया। सवाल एक देते था, उन्होंने 3 करने के लिए दे दिए। अब वो बच्चा तो आदी हो गया था बाकी पार्ट करते करते डेटा क्वेश्चन का, उसका दिमाग निकल ही नहीं पा रहा था बाहर, एंड वो चट से गिर गया, ये क्या कर दिया। अब तो हो गया क्लियर। तो ये परपेंडिकुलर आईडिया पे क्लास जारी है। फिर भी कोई शायद पार्ट है मैंने डिस्कस नहीं किया या कोई क्वेश्चन नहीं किया, क्लास खत्म होने के 10 मिनट बाद तक मेरे पास आ सकते हो। 10 मिनट के बाद मैं चला जाऊंगा, एंड 10 मिनट तक मैं यहाँ नहीं बैठा रहूंगा, इधर उधर टहलता रहूंगा। अगर आपको प्रॉब्लम है आप फौरन आ जाइए अपना पर्सनल प्रॉब्लम लेके, शायद मैंने मिस कर दिया हो, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम एड्रेस ना हुई हो। मुझे बड़ा अच्छा लगता सवाल, बड़ा मुख्तसर और भरपूर सवाल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट लाइन के एक पीस को कहते हैं 2 पॉइंट के दरमियान। फिगर के कोई नंबर नहीं है, बना लोगे तुम्हें फिगर समझाती रहेगी। मिड पॉइंट बाइसेक्टर वो लाइन जो मिड पॉइंट से गुजरे। अब उसने कहा राइट बाइसेक्टर यानी सीधी गुजरे। सिर्फ बाइसेक्टर कहता कोई भी लाइन, ये मिड पॉइंट से गुजरने वाली लाइन बाइसेक्टिंग लाइन है, बट उसने जुमला क्या कहा है? राइट बाइसेक्टर। एंड इसकी इक्वेशन चाहिए राइट बाइसेक्टर की। राइट बाइसेक्टर की क्वालिटी देखो, मिड पॉइंट से गुजर रहा। दूसरी क्वालिटी देखो, परपेंडिकुलर है। डेटा हो गया 2.2 से मिड पॉइंट मिलेगा, 2.4 से पहले m1 निकलेगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 स्लोप आएगा। परपेंडिकुलर की कंडीशन से परपेंडिकुलर का स्लोप आएगा, देन 2.5 से इक्वेशन निकलेगी। टेस्ट हो गया शुरू। पुराने टॉपिक को बड़ी तेजी से मिलाना शुरू कर दिया उसने। मिड पॉइंट क्यों निकाल रहा हूं? मिड पॉइंट क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि उसने कहा राइट बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का है तो मिड पॉइंट से गुजरेगा। ये सवाल एग्जाम में कई दफा आया है, डेटा बदल बदल के आया है। बहुत क्वालिटी क्वेश्चन में इसको मानता हूं, क्योंकि इसमें क्वालिटी ये है कि इसमें डेटा कम से कम देके बड़ा अच्छी तरह से सवाल पूछा गया है। बच्चे का कंसेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए कि बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है। सी पॉइंट निकल के आ गया, देन स्लोप भी निकाल लूं। देखो कितने फॉर्मूले प्रीवियस टॉपिक के यूज हो रहे हैं। क्या हो जाएगा? 14 - 6 अपॉन 7 माइनस ऑफ -5 एंड m1 इज इक्वल टू 8/। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ये लाइन इसका स्लोप चाहिए, इस वाली लाइन का। m2 इज इक्वल, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए, नेगेटिव रेसिप्रोकल। आइडिया वही है
तुम बच्चा बनना चाहते हो, ये बिल्कुल फॉर्म यूज़ कर सकते हो। एंड देन हमारा आखिरी काम, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर निकाल दो। x1 y1 क्या आ जाएगा मेरे पास, मिड पॉइंट आएगा, बाइसेक्टर मिड पॉइंट से गुजर रहा है, स्लोप आएगा -3/2, y -10 इज इक्वल्स टू -3/2। आगे मैं करता नहीं हूँ, आगे मैं छोड़ देता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना मुश्किल काम नहीं। वही परपेंडिकुलर का आइडिया अगले सवाल में भी आएगा, ये नहीं होगा बट आइडिया यही रहेगा। सवाल तो पूछते नहीं हूँ माशाल्लाह से। आगे चलने से पहले मुझे बताओ एल्टीट्यूड किसे कहते हैं ट्राइंगल के अंदर। ये तो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, मीडियन है। ये एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, इसको कहते हैं इंटरनल बाइसेक्टर। ये जो सीधी लाइन आ रही है 90 डिग्री पे, इसको कहते हैं एल्टीट्यूड। तो ट्राइंगल में एक दूसरे के पड़ोस में कई लाइनें होती हैं, हम एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। एल्टीट्यूड का मिड पॉइंट से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये तीनों लाइनें कोइंसाइड कर जाती, मिल जाती हैं, हम इक्विलेटरल की बात नहीं कर रहे। तो एल्टीट्यूड की एक प्रॉपर्टी है, वर्टेक्स से गुजरता है और सामने वाली साइड के परपेंडिकुलर होता है। तो अगला सवाल एल्टीट्यूड का है। टेस्ट में पूछो, बच्चा मिड पॉइंट निकालने बैठ जाता है, और जैसे ही मैं देखता हूँ मिड पॉइंट निकालना है, मैं उसको 0 दे देता हूँ, क्योंकि इसका मतलब वो एल्टीट्यूड का आइडिया भूल गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स सी। ये मैंने वर्टेक्स सी ले लिया, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, सी के कोऑर्डिनेट दिए हैं -6,3, बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, ए के कोऑर्डिनेट 5,7। एल्टीट्यूड ये, और चाहो तो आगे तक दिखा दो, 90 के आगे तक जा लाइन है जो वर्टेक्स से गुजर रही है और सामने वाली, इसकी इक्वेशन निकालनी है मुझे। क्या करूं मैं, ए बी का स्लोप निकालूं, y2 - y1, परपेंडिकुलर की कंडीशन से m2 निकालूं, पॉइंट मौजूद है, स्लोप मौजूद है, इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर एल्टीट्यूड ही मुझे क्लियर नहीं है तो कोई इक्वेशन नहीं आएगी। तो एल्टीट्यूड का बहुत सारा बड़ा तस्करा चैप्टर 3 में आ रहा है। अब ये मीडियन हुआ, इंटरनल बाइसेक्टर हुआ, एल्टीट्यूड हुआ, ये सब मैट्रिक के टॉपिक है। हमारी कमबख्ती, हमारे उस टीचर ने बड़े प्यार से हमें यकीन दिलाया, बेटा मैं तुम्हें सिलेक्टेड थ्योरम कराऊंगा और जो कराऊंगा वो लग जाएंगी। जालिम टीचर था, उसको टीचर कहते हुए शर्म आ रही है। भाई तुम पूरी नॉलेज पढ़ाने बैठे हो, एंड कोई बच्चा कभी पढ़ने नहीं बैठता, शायद मैं भी नहीं बैठा था। अब ये तुम्हारा हुनर है कि तुम ना पढ़ने वाले को पढ़ाओ, और तुमने अपने हुनर में खयानत कर दी। माजरत के साथ दाढ़ी है, नमाज पढ़ लो, तुम खयानत कर रहे हो। मैं तो हिल जाता हूं। स्लोप ऑफ ए बी, मुश्किल काम है कंसेप्ट प्लांट करना बच्चे के जहन में। बाद दफ़ा लड़ना पड़ता बच्चे के साथ उस आइडिया को मेल्ट करने के लिए। (8/3) ये इस लाइन का स्लोप आया ए बी का, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? अब वो सारी बात, बच्चे को एल्टीट्यूड वीक है तो उसकी वजह से उसको सवाल मुश्किल लग रहा है। सवाल मुश्किल है ही नहीं, इतना सा सवाल है। y - y1, y1
क्या x1 y1 जिस पॉइंट से गुजर रहा है एल्टीट्यूड यानी वर्टेक्स C से गुजर रहा है, स्लोप x माइनस x1 8 टाइम्स ऑफ, आगे मैं सिंप्लीफिकेशन छोड़ देता हूं, लाइन की इक्वेशन निकल आएगी। बेसिक व्हाट इज एल्टीट्यूड, वहां से हमारा सारा टॉपिक चल रहा था। तुम देख रहे हो आज के टॉपिक में क्या हो रहा है, कुछ जरूरत से ज्यादा ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। आज मेरा इंटेंशन है कि मैं 2.5 में चुन चुन के इस फॉर्मूले के कोई सवाल ना करवाऊं। आज मैं कोशिश कर रहा हूं इस फॉर्मूले के कोई सवाल ना करवाऊं। मतलब आज की जब मैं क्लास खेल रहा हूं वो फुल प्री प्लान खेल रहा हूं, कल खेलेंगे और यहीं से हम चैप्टर 2 को खुद हाफिज कर देंगे। तो आज इन फॉर्मूलों को हटा दिया साइड में, क्योंकि इनकी हैंडलिंग डिफरेंट तरीके से होती है। हाँ, आज 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला आ जाए चलेगा। अभी तक हमने यह कि सेकंड लाइन का स्लोप निकलते हुए देखा, और हर दफ़ा ये देखा है कि सेकंड लाइन के स्लोप में परपेंडिकुलर की कंडीशन आई। बाद दफ़ा परपेंडिकुलर के बगैर भी निकलता, कुछ और टॉपिक भी हमने पढ़े हैं उनसे भी। इसमें भी सेकंड लाइन का स्लोप चाहिए, बट जैसा मेथड हमारा चेंज हो जाएगा। द एंगल फ्रॉम द लाइन थ्रू दिस एंड दिस, एक मिनट, थोड़ा सा मास्क की वजह से गला ज़्यादा ड्राई होता है शायद। द एंगल फ्रॉम द लाइन थ्रू दिस पॉइंट, फिगर के बार बार कहता हूँ कोई नंबर नहीं है। अभी बात सवाल थे जैसे 2.3 के थे एनालिटिकल, वहाँ फिगर नहीं बनाओगे नंबर कट जाएंगे। जैसे वो एंगल निकाला था हमने 18वें या 19वें सवाल में 2.4 में, टेंजेंट एंगल फिगर नहीं बनाओगे नंबर कट जाएंगे। बट कुछ सवालों में फिगर कंपलसरी नहीं है, बट जितनी फिगर बनाओगे, मुझे बच्चा आके चंद महीने बाद कहता सर आप तो यूं करते हो और फिगर बन जाती है, हम तो सोचते रह जाते हैं। भाई इसमें 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, लो फिगर यहाँ से आइडिया हो गया। जो मैंने सवाल पढ़ के समझा है, 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक लाइन जिस पॉइंट से गुजर रही है वो पॉइंट दिए हुए, एंड दूसरे लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि एक पॉइंट से गुजर रही है 8, -1, और एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। ये याद रखो, ये याद रखो। फ्रॉम वाली लाइन को अगर कुछ ना कहा जाए, फिगर में मैंने सारी कहानी लिख दी कि कहीं से मैं कंफ्यूज ना हूं। अब मैंने क्या किया, इसका स्लोप निकाल लिया, स्लोप ऑफ M2। अब यहाँ परपेंडिकुलर की कोई बात नहीं है जो मैं परपेंडिकुलर खिलूँ। देन उसके बाद मुझे याद आया एंड थीटा कितना है 135, टेंजेंट 135। अब ये इस तरह का सवाल 2.4 में था जहाँ हम स्लोप मालूम करके खामोश हो जाते थे। यहाँ पे स्लोप के बाद इक्वेशन भी निकालनी है। जारी बात है, हर एक्सरसाइज दूसरे को बड़ा, इस तरह चैप्टर 3 चैप्टर 2 को बहुत बड़ा कर देगी। सेकेंड ईयर में चैप्टर 2-3 से आसान कोई चैप्टर नहीं है। उसके बाद हसरत से देखते रहोगे कि वो चैप्टर गुजर गए, हमें पता ही नहीं चला, हम सोते रह गए। और पहला टेस्ट हमेशा सबसे आसान होता है, उसके बाद कोई टेस्ट इतना हाई स्कोरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें चीजें कम कम होती हैं।
कोई स्टेप तेज ले रहा हूं, प्लीज मुझे टोक देना। -15 तो नहीं हुआ, हाँ, -15/। और क्या किया इसके बाद हमने, जब स्लोप आ गया, अब ये इक्वेशन निकालने की सोचना शुरू की। इस इक्वेशन के लिए क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला वही है जो मैंने आज सोच रखा है कि आज मैं चुन चुन के मारूंगा इस फॉर्मूले के सवालों को। क्या पॉइंट दिया? यस, एक पॉइंट दिया हुआ है सेकेंड लाइन पे। स्लोप हमने अभी भी निकाला है, y माइनस y1 m x माइनस x1। आगे मैं नहीं करता हूं, वो इक्वेशन निकले। तो टॉपिक ज्यादातर क्या क्या है, हमने एक स्लोप दिया है, दूसरा स्लोप फाइंड करना है। कुछ कह रहे हो? अच्छा, पॉइंट मैंने गलत लिख दिया क्या? y माइनस y1 और x माइनस x1, सॉरी। आज के आखिरी सवाल की तरफ चले। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे हों तो उनको कहते हैं कोलिनियर। कैसे साबित किया था 3 पॉइंट एक ही लाइन पे थे? 2.4 में ए बी का स्लोप निकाला, एक पॉइंट ए को कॉमन रखते हुए ए सी का स्लोप निकाला, दोनों स्लोप सेम आए, लिख दिया पॉइंट्स आर कोलिनियर। 2.5 का मेथड लगाओ, पॉइंट दिए में ए बी की इक्वेशन बना लो इन 2 पॉइंट से, ए सी की इक्वेशन बना लो इन 2 पॉइंट से। एक ही लाइन है, एक ही इक्वेशन आएगी। स्लोप का एक और जदीद आइडिया। तो 2.4 में हम इक्वेशन नहीं निकाल सकते थे, यहां आके हमें इक्वेशन निकालना आ गई। सेम लाइन है ना, कोई से 2 अगर पॉइंट ऑन द लाइन है तो सेम इक्वेशन आनी चाहिए। आइडिया यहां से चल दिया। आज का आखिरी सवाल है, शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इक्वेशन ऑफ ए बी, ए x1 y1 -1 -1, बी क्या है x2 y2, 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला, y माइनस y1, y2 कितना है 7 माइनस ऑफ -1, x2 कितना है मेरे पास x माइनस ऑफ x1, y माइनस ऑफ y1 कितना हो गया 8/6, y प्लस 6, सॉरी y प्लस 1, 6 क्यों कह रहा हूं, कुछ बोल रहे हो क्या? पहले 2 पॉइंट से इक्वेशन बन गई, अब ए बी से बनी है, अगली इक्वेशन ए सी बनाऊं बी सी से बनाऊं? किसी से बना लो, क्योंकि बी सी से बनाओगे तो बी कॉमन पॉइंट होगा, ए सी से बनाओगे तो ए कॉमन पॉइंट होगा। तो क्या करने जा रहा हूं मैं, अगली इक्वेशन नहीं बनाऊंगा, दिमाग में एक नया काम आ गया। ये एक्स वाई क्या है, पॉइंट ऑन द लाइन है। अगर ये तीसरा पॉइंट ऑन द लाइन है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। रिप्लेस एक्स वाई बाई 8 11 इन दिस इक्वेशन ऑफ लाइन। सेटिस्फाई से मुराद होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आने चाहिए। क्या ब्लर हो रहा क्या?
0 इक्वल्स टू 0 आ गया, क्या कहने। पॉइंट ने सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब है वो इसी लाइन पे एग्जिस्ट करता है, हेंस 3 पॉइंट आर कोलिनियर। अब तुमने एक सवाल नहीं पूछा यहां, मैंने तो तुमसे कहा था इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते वक्त एक्स वाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, लास्ट क्लास में कहा था, और लाइन की इक्वेशन एक्स वाई में आएगी। सवाल में इक्वेशन ऑफ लाइन कहां पूछा है। अगर वो कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने उस चीज का फायदा उठाया, मैंने 2 पॉइंट से इक्वेशन बनाई और तीसरे पॉइंट को रिप्लेस कर दिया। तो वो जो आइडिया हम कह रहे थे ए बी की इक्वेशन बनाओ, ए सी की, गलत नहीं है, लंबी है। ये तो बहुत छोटा तरीका है। सपोज 30 पॉइंट दिए, 30 पॉइंट्स, और तुमसे कहा साबित करो 30 के 30 ऑन द लाइन है। स्लोप वाला मेथड तो जान खा जाएगा। ए बी का स्लोप, ए सी का स्लोप, ए डी का स्लोप, ए ई का स्लोप, ए ई एफ का स्लोप, इक्वेशन वाला जान खा जाएगा। ए बी की इक्वेशन, ए सी की इक्वेशन, ए डी की इक्वेशन, ए ई की इक्वेशन, ये तो बड़ा नरम मेथड है। 2 पॉइंट से इक्वेशन बनाई, कितने पॉइंट रह गए, 28, 1 by 1 इसमें पुट कर दो। जो जो सेटिस्फाई होता जाए वो ऑन द लाइन है, जो नहीं है वो बाहर फेंकते जाओ, ऑन द लाइन नहीं है। बच्चा कहने लगा सर ये पॉइंट तो सेटिस्फाई हो गया, ये नहीं हुए। बेटा ये क्यों नहीं हुआ, ये तो यहां से पता चल रहा है, ये दोनों मिलके इस लाइन पे और उस पे वो तीसरा भी है। कुछ कह दो, अच्छे लोगों को कुछ कहते नहीं हो। ओके बेटा, जो ऑनलाइन है उनको काम भेज दिया हमने तकरीबन, और वो अपना काम मुकम्मल करें।